आशिका एक बहुत ही सुंदर और अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी शादी आशीष नाम के एक लड़के से हो चुकी थी। आशिका के सास ससुर के स्वर्गवास के बाद उसकी छोटी ननद शगुन की जिम्मेदारियां भी आशिका और आशीष के कंधों पर थी। ऐसे ही एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो शगुन चुपके से घर के बाहर जाती है और करीबन 3 घंटे बाद लौटकर वापस आती है। तभी आशिका पानी पीने के लिए उठती है और शगुन को इस तरह से घर में लौटते हुए देख लेती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो टेबल पर बैठे बैठे शगुन सो रही होती है और उसको जगाते हुए आशिका बोलती है, ओ मैडम, रात को कोई जंग लड़ने गई थी क्या, जो टेबल पे बैठे बैठे झपकियां मारी जा रही हो? अरे भाभी, वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। क्यों? अब मेरा मतलब था कि मेरा मन कर रहा है और सोने का। आज मौसम अच्छा था ना, तो नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। अच्छा जी, पर ऐसा क्यों? पहले तो कभी मन नहीं हुआ तुम्हारा ऐसा। भाभी हद है मतलब। अरे मेरा मन है, जो कुछ भी करेगा मुझसे पूछकर करेगा ना। अब मैं अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती क्या? आपको उसमें भी दिक्कत है? अरे ऐसा कुछ नहीं है सच में। छोड़ो भाभी, ऐसा है या वैसा है मुझे नहीं पता। हो गया मेरा नाश्ता, जा रही हूँ मैं कॉलेज। इतना बोलकर शगुन कॉलेज चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। शगुन आए दिन छुप छुप कर किसी से मिला करती। ये सब देखकर आशिका को उसकी चिंता होने लगती है कि वो कहीं किसी गलत आदमी के चक्कर में ना आ जाए। उसकी ये सारी हरकतें देखकर आशिका उससे बोलती है, शगुन, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है क्या? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बात कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो सही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी दोस्त समझ के कोई भी बात मुझे बता सकती हो। शगुन वहाँ से पैर धमकाती हुई गुस्से से चली जाती है और आशिका अपने पति को इस बारे में सब बताती है, मगर उसका पति उल्टा उसी को डांट देता है। ऐसे ही एक रात शगुन फिर से छुपकर घर से बाहर जाती है और इस बार जब वो वापस लौटती है तो उसे इस तरह आते हुए आशिका रोक लेती है और गुस्से से उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर बोलती है, अरे आखिर बात क्या है? तुम आखिर इतनी रात को बाहर क्यों जाती हो? आपको इन सब से क्या लेना देना? और एक बात बताओ, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अरे लेना देना है, तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो और मुझे तुम्हारी चिंता है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आज तो आपने ये हिम्मत कर ली, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये हिम्मत दोबारा दिखाई ना, तो आपकी औकात दिखाने में ना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। इतना बोलकर शगुन अपने कमरे में आ जाती है। एक सुबह उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं होती और उसका जी मचलने लगता है, साथ ही उसे उल्टियां भी होने लगती हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बताने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत बार फोन करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठाता और उसका फोन बंद आने लगता है। ऐसे ही एक बार आशिका का छोटा भाई नमन उनके घर आता है। नमन को देखकर शगुन अपने मन में सोचती है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे और मेरे बच्चे को बचाने के लिए। शगुन नमन के पास जाकर उससे बोलती है, हाय नमन, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। दोनों बैठकर काफी देर तक बातचीत करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शगुन आए दिन नमन के करीब आने की कोशिश करती है। कभी जानबूझकर गिरने का नाटक करती तो कभी गलती से उसके कमरे में आ जाती, लेकिन नमन इस सब दिखावे को प्यार समझने लगता है। ऐसे ही जब एक दिन आशिका और आशीष कहीं घर से बाहर गए होते हैं तो शगुन इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचती है और नमन के जूस में कुछ नशीली दवाई मिला देती है, जिसके बाद
नमन बोलता है। शगुन, मेरा सर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फटे जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रही हो तुम? इतना बोलकर नमन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब आकाशी और आशीष आते हैं तो शगुन रोने का दिखावा करती है, साथ ही अपने कपड़े भी फाड़ लेती है, बाल बिखेर लेती है और उसकी ये हालत देखकर उसकी भाभी उससे पूछती है, ये सब क्या है सगुन, क्या हुआ तुम्हें? भैया नमन ने नशे की हालत में मेरे साथ। कहाँ है वो? आशीष गुस्से से उसके पास जाता है और एक मग पानी सीधा उसके मुंह पर डाल देता है। नमन होश में आता है। आशीष उसको खींचकर एक जोरदार तमाचा लगाता है और उससे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए? लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ज्यादा अपने भाई का पक्ष मत लो, और अगर लेना ही है ना तो तुम भी जा सकते हो यहाँ से। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आपको जो बोलना है आप वो बोलिए। दीदी, आप रहने दो ना। और जीजू, सच में मैंने कुछ नहीं किया। बस मेरी बहन की बदनामी और तू इसका भाई है, बस इसलिए चुप हूँ। अगर आपको यही लगता है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सच में मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी बहन की इज्जत के बारे में सोचते हुए आशीष नमन को छोड़ देता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सभी घर वालों को पता चल जाता है कि शगुन माँ बनने वाली है और वो घर में सबको यही बताती है कि इस बच्चे का बाप नमन है। आशीष नमन को फोन करके अपने घर बुलाता है और उससे बोलता है, कमीने, आज तेरी वजह से मेरी बहन माँ बनने वाली है। अब तू इससे शादी करेगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा बच्चा नहीं है जीजू, जबरदस्ती मुझ पे क्यों डाल रहे हो ये? अगर तू शगुन से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। नमन अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए शगुन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नमन शगुन की सच्चाई सभी के सामने लाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल निकलवाकर एक डीएनए टेस्ट करवाता है, जिसमें उसे ये पता चल जाता है कि वो बच्चा नमन का नहीं है। वो शगुन को लेकर वापस उसके मायके जाता है और सभी के सामने ये सारा सच बता देता है। आशीष गुस्से से अपनी बहन को तमाचा लगाकर बोलता है, अरे शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? नमन, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको छोड़ना चाहो तो कर सकते हो। नहीं जीजू, मैं एक लड़की की इज्जत को अच्छे से समझता हूँ। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में और है ही कौन, और मैं अपनी गलतियों की सजा अपने मासूम बच्चे को नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सभी लोग शगुन को माफ कर देते हैं और एक बार फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद शगुन एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और फिर सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चालाक ननंद की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। नीतू झुग्गियों में रहने वाली एक गरीब घमंडी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में नरेश नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद उसका घमंड और बढ़ जाता है और उसके ऐसे घमंडी स्वभाव को देखकर उसकी सास को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो कहती है, सच में बहू, अगर मुझे पता होता कि तू गरीब होने के बाद भी इतनी घमंडी है तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? और वैसे भी गरीब घर से निकलकर अमीर घर में आना मेरी किस्मत है, इसमें आपने क्या किया है? आप तो बस एक जरिया हैं। इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है बहू। लोग कहते हैं गरीब घर की लड़कियों में बहुत संस्कार होते हैं, उनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं होता है। हमेशा गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो गया और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी अमीर घर की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहिए था।
मुझे उम्मीद है वो तेरे जैसी तो नहीं होती। माँ जी, मुझे ताना मारने के सिवा और कुछ भी काम कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि सारे काम नौकर ही करें। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि जिस लड़की में गरीब होने पर इतना घमंड था तो अब तो उसके पास सब कुछ है, तब कहाँ उसका घमंड नीचे आएगा। लगता है मुझसे ही गलती हो गई तुझे पहचानने में। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नीतू पर अपनी सास देवकी की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय देवकी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति कॉटन की साड़ी पहने हुए अपने हाथों में एक छोटा सा बैग लिए उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो देवकी तुम, और तुम्हारी बहू कैसी है? शांति तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? आज कैसे अपनी सहेली की याद आ गई तुम्हें? मैं ठीक हूँ और मेरी बहू भी। ऐसी बात नहीं है देवकी, याद तो तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन ये रोज रोज तुम्हारे घर पर आऊंगी तो तुम्हारी बहू सोचेगी मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अब तुम इतनी अमीर जो हो मुझसे। शांति, अगर मुझे अमीर गरीब से इतना फर्क पड़ता तो मैं अपने एक लौते बेटे की शादी एक झुग्गी में रहने वाली गरीब लड़की से नहीं करवाती। इसलिए आज के बाद अपने अंदर ये अमीर गरीब का फर्क मत रखना और ना ही करना। अच्छा ठीक है, तू जीती मैं हारी। अब कभी नहीं बोलूंगी तू अमीर है मैं गरीब हूँ। ये हुई ना सहेलियों वाली बात। लेकिन एक बात बता, मेरी बहू को देखने के लिए सब आए, लेकिन तू क्यों नहीं आई? तू समझती नहीं है देवकी, अब कोई बहू को खाली हाथ देखने थोड़ी ना आता है। और मेरी बहू रेणुका को सैलरी नहीं मिली थी इसलिए नहीं आई थी। अब जब मिल गई है तो जितना हो पाया उतना खर्च करके अपनी तरफ से अच्छी सी साड़ी देख कर लाई हूँ। पागल है तू जो इतना सोच रही है। तोहफा दिल से दिया जाता है, महंगा और सस्ता देखकर नहीं। मुझे उम्मीद है उसे पसंद आएगा। उसने वो गरीबों वाले दिन देखे हैं जो तू अभी काट रही है, इसीलिए वो क्या सोचेगी इस बात की तू चिंता मत कर। देवकी और शांति आपस में बात ही कर रहे होते हैं। देवकी की बहू नीतू वहाँ आती है, जिसे देखकर देवकी कहती है, बहू इनसे मिलो, ये अपनी पड़ोसन और मेरी सहेली शांति है। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। माँ जी, इनके कपड़ों की हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये आपकी जैसे अमीर औरत की सहेली होंगी, और ऐसे ही मैं आते जाते लोगों के पैर नहीं छूती हूँ। बहू ये तू क्या बोल रही है? कम से कम दूसरों के सामने तो अपना घमंड कम कर ले और थोड़ा प्यार से बोल ले। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात में घमंड ही दिखाई देता है। मैंने इसमें घमंड नहीं दिखाया है, मैं तो बस जो सच है वही बोल रही थी। बस कर बहू, अब कुछ मत बोल, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा। शांति तुझे देखने आई है। आओ बहू, जरा मेरे पास तो बैठो। माफ करना, तुम्हारी मुंह दिखाई करने में थोड़ी देर हो गई। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना कि आपके कपड़े और ये गरीब हालत देखकर मुझे आपके पास बैठने का मन नहीं है। आप माँ जी के साथ बैठिए, मैं नौकरों से कहकर आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। और रही बात देखने की, तो आपने मुझे देख भी लिया और बात भी कर ली। बहू रुक तो, ये देख मैं तेरे लिए तोहफे में साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बता कैसी है। अब अपनी सहेली की नई नवेली बहू को देखने के लिए खाली हाथ थोड़ी ना आती। शांति के कहने पर नीतू साड़ी का बैग उससे लेकर साड़ी को खोलकर देखती है और हंसते हुए कहती है, आंटी जी, आपके इस तोहफे में दी गई साड़ी से अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है। ये लीजिए आपकी साड़ी आंटी जी, और अपने जैसे किसी गरीब को दे दीजिएगा। लेकिन बहू, ये तोहफा मैं तेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आई थी, रख ले बहू। बहू इस तरह किसी के तोहफे का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना घमंड किस काम का है बहू? नहीं माँ जी, जो चीज मेरे काम ही नहीं आ सके वो चीज मैं रखकर क्या करूँगी। नीतू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी शांति दुखी मन से देवकी से कहती है, देवकी, तूने तो कहा था कि तेरी बहू खुद एक गरीब घर की है, वो मेरी गरीबी और मेरी परेशानी समझेगी, लेकिन ये तो तेरी गरीब घमंडी बहू निकली। मुझे अगर पहले पता होता कि तेरी बहू इतनी घमंडी है तो मैं कभी उसे देखने ही नहीं आती। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर देवकी को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय देवकी की धोबन उसके घर आती है और कहती है, मालकिन, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर हो सके तो कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। मालकिन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। देवकी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नीचे आती है
और जैसे ही धोबन को देने चलती है तभी उसकी बहू नीतू वहाँ आती है और कहती है, माँ जी आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसे ही किसी भी गरीब भिखारी को पैसे दान में देती रहेंगी क्या? पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। बहू, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तभी वो इतनी शाम को हमारे पास मदद मांगने आई है और तुम इसे पैसे देने के लिए मना कर रही हो। क्या भरोसा है माँ जी कि ये सच बोल रही है? हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। मालकिन, मैं अपने बेटे की कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा बेटा सच में बीमार है। माँ जी आप जानती नहीं है, ये गरीब लोगों का कोई ईमान नहीं होता है। ये पैसों के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम भी खा लेती हैं। बस करिए छोटी मालकिन, लेकिन आप भी कोई अमीर घर से नहीं है, एक गरीब झुग्गी वाली हैं। वो तो किस्मत अच्छी है जो आपको इतना बड़ा और अमीर ससुराल मिला। मैंने सोचा था कम से कम आप तो हमारी परेशानी समझेंगी, लेकिन माफ करिए बड़ी मालकिन, आपकी बहू तो एक गरीब घमंडी बहू निकली जिन्हें अपने घमंड के आगे कुछ नहीं दिखता है। धोबन इतना कहकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर देवकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू, तुझे किस बात का घमंड है? क्या है तेरे पास घमंड करने के लिए? शायद तू ये भूल गई है कि जिन गरीब लोगों को तू अपना घमंड दिखा रही है, तू भी उन्हीं में से एक है। अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाया होता ना, तो आज तू भी उसी झुग्गियों में पड़ी होती, गरीबों के बीच। और अगर मेरे बेटे को पता चला कि जिसे मैं संस्कारी लड़की समझकर बहू बनाकर लाई थी, वो एक गरीब घमंडी बहू निकली जो उसकी माँ की कोई कदर नहीं करती है, तो वो तुझे 1 मिनट में घर से निकाल देगा। देवकी नीतू को उसके घमंडी स्वभाव के चलते जो कुछ सुना रही थी, उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा उसका बेटा नरेश सुन लेता है, जिसके बाद वो घर के अंदर आकर अपनी माँ देवकी से कहता है, माँ, अब पता लगाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए नीतू, लेकिन मुझसे शादी करने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी और जुबान के लिए तुमसे शादी करी थी, लेकिन अब जब वो खुशी ही नहीं रही तो तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना ससुराल छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने घमंड में आकर अपनी हैसियत, सही गलत का फर्क सब भूल गई थी। माफ कर दीजिए आप लोग मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीतू के माफी मांगने पर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे सुधरने का एक और मौका दे देते हैं, जिसके बाद नीतू अपने घमंडी स्वभाव को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करने के साथ साथ एक अच्छी बहू बनने की भी कोशिश करती है।